नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प गुत्थी सुलझाने वाले हैं। जरा सोचिए, एक रहस्यमयी द्वीप और एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक खतरा जो आज पूरी दुनिया को डरा रहा है। इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये रहस्य सीधे तौर पर हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ा है। अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो तकनीकी तौर पर भारत का ही हिस्सा है, वहां खुद भारत की सरकार, पुलिस या मिलिट्री क्यों नहीं जा सकती? मतलब जमीन, हवा, पानी सब भारत का है, लेकिन वहां शासन चलता है वहां के स्थानीय कबीले का। कोई भी बाहरी इंसान अगर वहां कदम रखता है तो समझ लीजिए उसका वापस आना लगभग नामुमकिन है। पर सवाल यह है कि आखिर सरकार ने खुद ही इसे नो गो जोन क्यों बना रखा है? इसके पीछे कोई आम कारण नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरा विज्ञान और इतिहास छिपा है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 2007 से 2009 के बीच जाना होगा। अमेरिका में ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट शुरू होता है। वेनेजुएला के घने जंगलों में यानोमामी कबीला दुनिया के सामने आता है और उसी दौरान भारत और यूके में एक खौफनाक सुपर बग मिलता है। अब आप सोचेंगे कि इन तीनों बातों का आपस में क्या लेना देना है। सच तो यह है कि ये तीनों घटनाएं एक ही डरावने सच की तरफ इशारा कर रही थीं कि हम यानी आधुनिक इंसान अंदर से पूरी तरह खोखले होते जा रहे हैं। 2009 में पानी के सैंपल्स में जो मिला उसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी। इसका नाम था NDM1। देखिए, ये कोई आम वायरस नहीं है। ये बैक्टीरिया के अंदर मिलने वाला एक ऐसा प्रोटीन है जो अगर किसी बैक्टीरिया में चला जाए तो उस पर दुनिया की कोई भी एंटीबायोटिक दवाई काम नहीं करती। मतलब लिटरली कोई भी नहीं। मेडिकल साइंस के पास ऐसे इन्फेक्शन का कोई इलाज ही नहीं बचता। और हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत ही डरावनी चेतावनी दी है। साल 2050 तक, यानी अब से कुछ ही दशकों बाद, दवाओं के बेअसर होने की वजह से दुनिया में कैंसर से भी ज़्यादा मौतें इन सुपर बग्स से होंगी। हमारी सबसे भरोसेमंद आधुनिक दवाइयाँ बस काम करना बंद कर रही हैं। भाग 1, हमारा खत्म होता इम्यून सिस्टम। आखिर क्यों आज का हमारा आधुनिक समाज इन सुपर बग्स के सामने इतना बेबस हो गया है? तो गड़बड़ कहाँ हुई? दरअसल पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे शरीर के अंदर का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, हमारे गुड बैक्टीरिया या माइक्रोबायोम, वो तेजी से खत्म हो रहे हैं। वजह हमारी अपनी लाइफस्टाइल, बेतहाशा और अनावश्यक सी सेक्शन डिलीवरीज, बात बात पर एंटीबायोटिक्स खा लेना, हमारा जंक फूड और हाँ, हर चीज को हद से ज्यादा सैनिटाइज करने की हमारी आदत। एंटीबायोटिक्स बुरे बैक्टीरिया को तो मारते ही हैं, पर साथ ही हमारे रक्षक गुड बैक्टीरिया का भी सफाया कर देते हैं। इसे ऐसे समझिए, 2009 में भारत में सी सेक्शन से होने वाली डिलीवरी सिर्फ 9% थी, लेकिन आज ये आंकड़ा 21% को पार कर चुका है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बुराई है? बुराई ये है कि जब बच्चा प्राकृतिक तरीके से जन्म लेता है तो उसे अपनी मां से कुछ बेहद जरूरी गुड बैक्टीरिया मिलते हैं। ये सी सेक्शन का बढ़ता ट्रेंड बच्चों को उनके जन्म के समय ही इस प्राकृतिक सुरक्षा कवच से दूर कर रहा है। ये गुड बैक्टीरिया बिल्कुल किसी कॉलेज ऑफ इम्यूनिटी की तरह काम करते हैं। जन्म के तुरंत बाद ये हमारे पेट में बस जाते हैं, फिर वहां से ये केमिकल सिग्नल्स छोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो हमारे इम्यून सेल्स को 1-to-1 कोचिंग दे रहे हों। ये सिखाते हैं कि देखो, ये दोस्त है, इस पर हमला नहीं करना है, और ये दुश्मन है, इसे मार गिराओ। अब क्योंकि ये कोचिंग ही गायब है, इसीलिए आज बच्चों में अस्थमा, एलर्जी और ऑटो इम्यून बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के हमारा इम्यून सिस्टम खुद हमारे शरीर पर ही हमला कर देता है। हमने अपनी इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत कुछ खो दिया है। उदाहरण के लिए ऑक्ज़ालोबैक्टर नाम का एक बैक्टीरिया जो हमें किडनी स्टोन से बचाता था, या प्रेवोटेला जो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता था, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो अस्थमा जैसी बीमारियों से हमारी रक्षा करता था। दवाइयों और खराब डाइट ने इन्हें लगभग खत्म ही कर दिया है, और यही वजह है कि आज हर दूसरे घर में पाचन की दिक्कतें या पथरी की शिकायत आम हो गई है। अब जरा इसकी तुलना प्राचीन जीवन शैली से करते हैं। याद है, मैंने शुरुआत में वेनेजुएला के यानोमामी कबीले का जिक्र किया था। 2008 में जब रिसर्चर्स ने उनका टेस्ट किया तो रिजल्ट्स वाकई हैरान करने वाले थे। 11,000 सालों से बाहरी दुनिया से कटे हुए इन लोगों में हम आम इंसानों के मुकाबले 40% ज्यादा विविध और ताकतवर गुड बैक्टीरिया थे। उनके पास एक ऐसी बायोलॉजिकल शील्ड थी जिसे मेडिकल साइंस ने पहले कभी देखा ही नहीं था। भाग 2, प्राचीन जैविक खजाना। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे सबसे बड़े बायोलॉजिकल जैकपॉट की। तो अब वापस लौटते हैं भारत के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर।
देखिए, एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि दुनिया की लगभग 80 से 90% एंटीबायोटिक्स जमीन और मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से बनती हैं। अब सोचिए, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पिछले 60,000 सालों से बाकी दुनिया से पूरी तरह अछूता है। कोई पोल्यूशन नहीं, कोई केमिकल्स नहीं। वहां रहने वाले सेंटिनलीज कबीले के पास दुनिया का सबसे प्राचीन और ताकतवर माइक्रोबायोम मौजूद हो सकता है। शायद एक ऐसा खजाना जो NDM1 जैसे खतरनाक सुपरबग्स को भी आसानी से हरा दे। लेकिन इस खजाने तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। 1967 से लेकर 1991 तक भारतीय एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी टीम ने इस कबीले से संपर्क करने की बहुत कोशिशें की। बदले में उन्हें क्या मिला? तीरों और भालों की बारिश। अंत में उन्होंने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी, उसकी सबसे बड़ी सिफारिश बस यही थी, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। भाग 3, अदृश्य कानूनी किला। जो चीज इस द्वीप को बचाती है वो सिर्फ उनके तीर कमान नहीं, बल्कि कुछ बेहद कड़े अंतर्राष्ट्रीय कानून भी हैं। इन नियमों में सबसे प्रमुख है FPIC, यानी फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। संयुक्त राष्ट्र के 2007 के घोषणापत्र के मुताबिक अगर आप किसी भी स्वदेशी कबीले के संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको उनसे पहले परमिशन लेनी होगी। अब जरा सोचिए, एक ऐसा कबीला जिसकी भाषा ही आज तक कोई नहीं समझ पाया और जो बाहरी लोगों को देखते ही तीर चला देता हो, उनसे परमिशन लेना ये तो कानूनी रूप से लगभग नामुमकिन है। और बात सिर्फ परमिशन की नहीं है। 2010 का नगोया प्रोटोकॉल भी बिल्कुल साफ कहता है कि आप किसी भी प्राकृतिक औषधीय संसाधन का इस्तेमाल करेंगे तो उसके फायदे स्थानीय लोगों के साथ बांटने ही होंगे। सर्वाइवल इंटरनेशनल जैसे कई NGO और इंटरनेशनल मीडिया इस द्वीप पर नजर गड़ाए हुए हैं। आपको याद होगा 2018 में जब जॉन एलन चाओ नाम का एक अमेरिकी अवैध तरीके से वहां गया और मारा गया, तब भी इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय नियमों और दबाव के चलते उसका शव तक वहां से नहीं निकाला जा सका। भाग 4, एक जानलेवा नैतिक दुविधा। इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक और सोचने पर मजबूर कर देने वाला हिस्सा। यहां एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल विरोधाभास है। एक तरफ उनका प्राचीन माइक्रोबायोम हमें सुपरबग से बचा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी दुनिया के आम वायरस जैसे कि साधारण फ्लू या खसरा उनके लिए मौत का पैगाम है। उनके इम्यून सिस्टम के पास इन मॉडर्न वायरसों की कोई मेमोरी नहीं है। हमारी एक मामूली सी सर्दी खांसी उनके पूरे कबीले का वजूद मिटा सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोविड-19 ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। और ये कोई हवाई बात नहीं है, इतिहास गवाह है इस बात का। जब अमेज़न के यानोमामी कबीले का बाहरी दुनिया से संपर्क हुआ तो विकास के नाम पर वहां सिर्फ मौत आई। बाहरी लोग अपने साथ भयानक बीमारियां ले गए। अवैध माइनिंग करने वालों ने उनकी नदियों में जहर घोल दिया और अपने लालच के लिए उनका बेरहमी से नरसंहार किया। अनकंटैक्टेड कबीलों के लिए बाहरी दुनिया से जुड़ने का मतलब अक्सर उनका हमेशा के लिए खत्म हो जाना ही होता है। तो अंत में हम एक ऐसे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। हमारे शरीर अंदर से कमज़ोर हो रहे हैं, दवाइयाँ बेअसर हो रही हैं। हो सकता है कि सेंटिनल आइलैंड पर वो प्राचीन इलाज मौजूद हो, लेकिन उस इलाज को पाने का सीधा सा मतलब है एक पूरे कबीले का अंत। तो सवाल ये है कि क्या एक सभ्यता को बचाने के लिए दूसरी सभ्यता की बलि चढ़ाना सही है? क्या खुद के सर्वाइवल के लिए किसी और की पूरी दुनिया उजाड़ देना मंजूर किया जा सकता है? आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते इस सवाल पर ज़रा सोचिएगा ज़रूर।